हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। जो भी स्टूडेंट टीचर बनना चाहते हैं उसको सीटेट पास करना ही होगा। और सीटेट अब कब है आपका? 21 जनवरी 2024 को नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, फॉर्म फिल हो रहे हैं। कल भी हमने एक्सप्लेन किया था सिलेबस को, हमारी वीडियो को आप देख सकते हैं। बात करते हैं अब इसके कोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो हमारी ऐप पे तो कोर्स है ही साथ देखिए सीटेट में सबसे बड़ा रोल होता है आपका प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर तो हर एक स्टूडेंट को सॉल्व करने ही होते हैं, अगर वो चाहे वो पेपर 1 कर रहा है या पेपर 2 कर रहा है। पेपर 1 अगर सीटेट की बात करूं, जो भी बच्चे पेपर 1 देने जा रहे हैं उनको जो ये आपका प्रीवियस ईयर है वो आपको दिन में 1 या 2 तो आपको करने ही होंगे। 18वां सीटेट ये होगा। 17 पेपर आपके पास अवेलेबल हैं हर जगह, और कैसे कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा वहीं से आपका जो सिलेबस है वो डिफाइन हो जाएगा। तो आज उसी फील्ड में हम 2011 का आपका जो पेपर है वो हम करने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार सिलेबस के बारे में। देखिए, पेपर 1 की बात करूं, मैंने अपनी वीडियो में आपको समझाया था पेपर 1 का आपका 5 सब्जेक्ट्स आएंगे, जिसमें आज हम बात करेंगे आपकी ईवीएस की, जो आपकी 30 मार्क्स की। कितने मार्क्स की? 30 मार्क्स की। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान देना। इसमें आपकी एनसीईआरटी का जो पोर्शन है वो है आपका क्लास 1 से लेकर हम 5th तक। वैसे सिलेबस उसमें लिखा हुआ है, उसकी गाइडलाइंस में एनसीईआरटी की, सीबीएसई की, बट आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो 8 तक आपको पढ़नी ही है। 8 तक की जो बुक्स है वो आपको पढ़नी होती है, लेकिन सब सारा सिलेबस नहीं करना होता। उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको रीड आउट करने होते हैं, जैसे आपका सॉइल हो गया, आपका एटमॉस्फेयर की लेयर्स हो गई। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हर बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन आपको सबसे पहले 1st to 5th जो क्लास की बुक्स एनसीईआरटी वो आपको गो थ्रू होना ही पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया 15 मार्क्स का आपका जो पेपर आएगा वो आपका एनसीईआरटी से आएगा, और 15 जो है वो आपकी पेडागोजी आएगी, जो वो होगी एनसीईआरटी बेस ही, बट थोड़े से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो आज हम वही प्रीवियस ईयर स्टार्ट करने जा रहे हैं ईवीएस का, आपका जो क्वेश्चन नंबर 61 से आपका 90 तक रहता है हर पेपर में। पेपर ऑफलाइन मोड पे होगा। जो इसका पहला पोर्शन है सीडीपी है, हिंदी है, आपका मैथमेटिक्स है, वो भी हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलता रहेगा। तो आज ईवीएस का एक पेपर सॉल्व कर लेते हैं हम प्रीवियस ईयर का। ये है आपका पेपर 2011 का पेपर है, सबसे पहला पेपर। आज सबसे पहले पेपर से ही शुरुआत करते हैं। रोज हम ऐसे सारे पेपर सॉल्व करते जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन, डीप एक्सप्लेनेशन। आप अपने नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं। बिना नोट्स बनाए आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दी जाएगी। चलिए, अब एक बार हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ईवीएस का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 2011 का पेपर है ये आपका। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द प्रोसेस It has been observed that the process of digestion is faster inside the stomach than outside because. देखो, जो खाना है, क्या क्वेश्चन कह रहा है? जो खाना है वो हमारे शरीर के अंदर जल्दी पचता है बजाय कि बाहर। ऐसा क्यों? ये भी क्वेश्चन आपका चैप्टर एनसीईआरटी से ही लिया गया है, वहीं से क्वेश्चन है। एक पूरा चैप्टर है जिसमें हमारे पेट के बारे में, हमारे पेट के टेम्परेचर के बारे में बताया गया है। एक डॉक्टर बोमेट करके हैं, आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। डॉक्टर बोमेट है, उन्होंने पेट के बारे में सर्च किया, पेट में एसिड होता है, जूस होता है, कैसे कैसे हमारा जो स्टमक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे। कैसे एक्सपेरिमेंट करे? उन्होंने, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुनना आप, आवाज आ रही है आई थिंक आपको। उन्होंने एक ग्लास में एसिड लिया जो हमारे पेट में है, ठीक है, वो जूस लिया, और उस एक बॉयल एग को एक ह्यूमन को भी दिया और वो ग्लास में भी डाला। तो उन्होंने देखा कि किसको पचने में ज्यादा टाइम लगेगा। किसको लगेगा पचने में ज्यादा टाइम? देखिए, गिलास निष्क्रिय पड़ा है, पैसिव ने, एक्टिव नहीं है, पैसिव है, निर्जीव है, वो अपना काम स्लोली स्लोली एसिड करेगा। लेकिन एक्टिव है इंसान, वो हाथ पैर मूवमेंट, उसके अंदर की भी मूवमेंट हो रही है, तो जो खाना है वो उसके अंदर जल्दी ही पचेगा। तो वहीं से ये क्वेश्चन आपका बनाया गया है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव, अब ऑप्शन देख लेते हैं कैसे कैसे दे रखे हैं इन्होंने। द डाइजेस्टिव जूस इनसाइड द स्टमक आर एसिडिक वाइल द आउटसाइड आर द, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने दोनों ही सेम रखे थे। द अमाउंट ऑफ डाइजेस्टिंग जूस प्रोड्यूस इन द स्टमक इन द
presence of food is much more. No, the digesting juice when kept outside, अगर हम बाहर रखते हैं तो inactive हो जाते हैं. No, the food is churn, हमारा जो खाना है वो हमारे अंदर जब होता है, स्टमक में जब होता है, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ के एंजाइम के द्वारा वो पच जाता है. वो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4. ठीक है. और एक चीज उन्होंने और बता रखी है इस चैप्टर में कि एक ह्यूमन का बॉडी पेट का टेम्परेचर कितना होता है, तो पेट का टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेल्सियस. ये भी इसी चैप्टर से क्वेश्चन बन सकता है आपका. ठीक है. बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का तो पता है 37, और स्टमक का यानी कि पेट का आपका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. एक चीज और नोट कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम अपने. आई थिंक आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे. क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं. चलिए अब हमने क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं. जो क्वेश्चन है आपका, कुक्ड राइस कैन बी प्रिजर्व. देखिए जो मैंने आपको टॉपिक समझाया है पेट के बारे में, उसी चैप्टर में ही प्रिजर्वेशन भी सिखा रखी है कि चीजों की प्रिजर्वेशन कैसे रखी जाती है. सेम उसी चैप्टर से आपका दूसरा क्वेश्चन भी बनता है. कुक्ड राइस कैन बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ रेफ्रिजरेटर बिकॉज. जो देखो पहले रेफ्रिजरेटर नहीं होते थे, तो जो चावल या कुछ भी हम रखते थे उनको कैसे प्रिजर्व करते थे. इसमें कुछ चीजें तो आपको एनसीईआरटी में दे रखी है, बट यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आ गया आपका कि रेफ्रिजरेटर में आप कैसे इसको सेव कर सकते हैं. क्या होता है रेफ्रिजरेटर में जो आपकी चीजों को खराब नहीं होने देता. देखो माइक्रोवेव्स बिकम इनएक्टिव एट द लो टेम्परेचर. जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं वो लो टेम्परेचर पे निष्क्रिय हो जाते हैं. मरते नहीं है, निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं. तो यही इसका आंसर होगा. बाकी और भी पढ़ लेते हैं. माइक्रोवेव्स आर द डिस्ट्रॉयड एंड किल. नो, किल नहीं, मरते नहीं है, ये गलत हो गया आपका. मॉइस्चर कंटेन्ड इन द फूड इज रिड्यूस एट द लो टेम्परेचर. मॉइस्चर की वजह से नहीं, ये भी गलत है. ठीक है. रेफ्रिजरेटर कंटेन सर्टेन केमिकल्स. नहीं, कोई केमिकल्स प्रोड्यूस नहीं करता. सिर्फ क्या काम होता है, थोड़े टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, 1-2 दिन के लिए वो क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं हमारे जितने भी सूक्ष्म कण हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो सामान है वो खराब नहीं होता है. तो ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट आंसर. ठीक है. आगे बढ़ते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं. आई थिंक आपको दिख रहा होगा सबको. A lemon sinks in a normal water but float in a salty water because. जो एक नींबू का टुकड़ा है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, जो एक नींबू है वो क्या होता है, नॉर्मल पानी में तो डूब जाता है बट फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है किस पे, सॉल्टी वाटर पे. ऐसा क्यों होता है, क्या होता है. डेंसिटी के बारे में. डेंसिटी किसकी बढ़ती है किसकी घटती है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है आपका. लास्ट 2 इयर्स पहले भी ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था. तो सॉल्ट वाटर इज मोर देन नॉर्मल वाटर. सॉल्ट वाटर इज मोर देन नॉर्मल वाटर. नॉर्मल वाटर इज मोर देन सॉल्ट वाटर. नहीं, सॉल्ट वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है किससे, नॉर्मल वाटर से. दैट्स व्हाई वो उसमें सिंक नहीं होता है. ठीक है. चलिए ठीक है. तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका. फोर्थ इसमें सही नहीं है, सेकंड इसमें सही नहीं है, थर्ड इसमें सही नहीं है. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 63 ये है आपका. 2011 का पेपर चल रहा है. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. आप अपने नोट साथ साथ बनाते रहिए. क्वेश्चन नंबर 64 मलेरिया से क्वेश्चन है. जो मैं अभी हम बात कर रहे थे पेट के बारे में, स्टमक के टेम्परेचर के बारे में, वहीं से उसी के साथ ये पार्ट है आपका मलेरिया के ऊपर भी वहीं से क्वेश्चन ही बना हुआ है. यानी कि एक पेपर में, एक चैप्टर में तीसरा क्वेश्चन आपका आ रहा है. तो आप समझ रहे हैं एनसीईआरटी को आपने बहुत ज्यादा डीप पढ़ना है. चलिए. मलेरिया कैन बी डिटेक्टेड बाय द टेस्टिंग द ब्लड फॉर द प्रेजेंस ऑफ. मलेरिया को कैसे डिटेक्ट किया, पहले तो हम बात कर लेते हैं मलेरिया की खोज किसने करी, कैसे हुई, कौन से मच्छर से. ये क्वेश्चन भी आपका आता है.
ठीक है। मलेरिया जो है वो आपका फीमेल एनाफिलिसिस से होता है। किससे पाया जाता है? फीमेल एनाफिलिसिस से। मलेरिया की खोज किसने करी थी? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका। तो मलेरिया की खोज करी थी रोनाल्ड रोज ने, जिसके लिए 1902 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था रोनाल्ड रोज को। ये उत्तराखंड के रहने वाले थे। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, बट थोड़ा सा आपको बता देती हूँ बेसिक बेसिक चीजें। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसने करी थी, कब कब नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, उन्होंने देखा था जो प्लाज्मोडियम्स होते हैं इन रेड ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मलेरिया होता है वो होता है। मलेरिया के लक्षण आपसे पूछ सकते हैं, तेज कपकपी, बुखार, सर में दर्द, ये सब उसके लक्षण है। मलेरिया पानी में, ठीक है, होता है आपका मच्छर के काटने से होता है। कौन सा मच्छर? फीमेल एनाफिलिसिस से। इसके साथ साथ अगर आपसे वो डेंगू का पूछ ले कि डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है, देखिए मच्छरों के काटने से कौन कौन से रोग होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में आया हुआ है आपका। चिकनगुनिया, डेंगू और आपका मलेरिया। इससे ज्यादा आपका नहीं पूछा जाता, यही आपसे पूछा जाता है। तो अगर डेंगू आ जाए तो फीमेल एंडीज, और अगर आपका मलेरिया आ जाए तो फीमेल आपका एनाफ्लिसिस। ठीक है, तो दो चीजें आपको याद रखनी है। किसने खोज करी थी? रोनाल्ड रोज ने 1902 में। उन्होंने बताया था कि पैराजिज्म जो होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स में होते हैं, जिसके कारण मलेरिया होता है। लार्वे का कोई वो नहीं है इसमें। एग्स ऑफ मॉस्किटोज इन रेड ब्लड सेल्स, नहीं, एग्स नहीं है उसके, वो होते हैं। तो 4 नंबर इज करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 4th इज द राइट आंसर। ये भी चीजें आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। 64 हमारा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ेंगे अब। यस, शूटिंग स्टार से क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 65, आई थिंक सबको विजिबल हो रहा होगा, दिख रहा होगा ये क्वेश्चन आपका। शूटिंग स्टार से क्वेश्चन है आपका। क्या होते हैं शूटिंग स्टार? उल्का पिंड की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। उल्का पिंड यानी कि मेट्रॉइड्स जो है उनकी बात हो रही है। शाइनिंग ऑब्जेक्ट विच मूव्स विद द कांस्टेंट स्पीड इन द एटमॉस्फेयर, एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट है जो एटमॉस्फेयर में आते हैं। स्टार विद द टेल एट द एंड, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रॉन्ग आंसर है ये दोनों। मेट्रॉइड्स विच कैच फायर, जैसे ही ये मैंने आपको क्या बताया, ये मेट्रॉइड्स है, उल्का पिंड्स है। जब ये उल्का पिंड आपके एटमॉस्फेयर में आते हैं तो यहाँ पर मीजोस्फेयर, कौन सी लेयर है? मीजोस्फेयर। ठीक है, मीजोस्फेयर में आकर ये जल जाते हैं। ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर ये लेयर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ठंडी है, अगर ये इनको छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं जलाएगी तो ये सीधे डायरेक्ट आकर धरती पर आएंगे। इसका काम है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, इसको जला देना, यहां पर आके जल जाते हैं। फायर एट इज एंटर द अर्थ एटमोस्फेयर, तो थर्ड इज द राइट आंसर। फोर्थ भी देख लेते हैं। स्टार विच मूव्स विद द कांस्टेंट स्पीड, नहीं, स्पीड के स्टार की बात नहीं हो रही, यहाँ पे मेट्रॉइड्स की बात हो रही है। शूटिंग स्टार आपके क्या है? मेट्रॉइड्स है, ये आप लिख लीजिए। ये आपका हर दूसरे तीसरे साल क्वेश्चन आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। देखिए इसी तरीके से आपका रोज एक पेपर आपका हो जाएगा। जब तक आपका एग्जाम आएगा आपके सारे प्रीवियस ईयर हो जाएंगे। जैसे मैं ईवीएस करा रही हूँ ऐसे ही और टीचर्स आपको और सब्जेक्ट्स भी कराएंगे। उसके लिए सिर्फ आपको करना क्या है, कोई प्राइस पे नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। सिर्फ न्यू लक्ष्य अकेडमी को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक विजिबल होगा, प्लीज एक बार टीम मुझे बताइए कि विजिबल है। चलिए, दुर्गा, दुर्गा की बात हो रही है। दुर्गा lives in a village and cooks food in चूल्हा। किस पे खाना बना रही है दुर्गा? चूल्हा पे खाना बना रही है, ठीक है। यूजिंग फूड वुड और काउ डंग्स, वो लकड़ी का और गोबर का, काउ के गोबर का इस्तेमाल कर रही है। फ्यूल्स, शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम सर्वल कफ, उसको कफ है फॉर लास्ट 3 मंथ से। उसका क्या कारण है? दिस मे बी ड्यू टू, ठीक है, चूल्हे पे खाना बना रही है और वो कफ से भी सरवाइव कर रही है, तो उसका कारण क्या है? ये आपका पेडागोजी, जो आपकी ईवीएस पेडा कहते हैं जिसको, वहां से क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग बेस। ठीक है, अब आपने अपना दिमाग दुर्गा की तरफ लगा लीजिए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस burning fuel which may have been the disposed in her repository track। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। सूट, सूट का मतलब क्या होता है? सूट का मतलब है जमा हुआ धुआं।
जो भी जमा हुआ धुआं है उससे उसको एलर्जी हो रही है, ठीक है। इसके पीछे कोई गैस नहीं है, जो धुआं है। सूट प्रोड्यूस बाय बर्निंग द फ्यूल्स विच मे हैव बीन डिस्पाइज इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। बिल्कुल, जो जमा हुआ धुआं है वो उसके गले में लग रहा है, जिसके कारण उसको खांसी की प्रॉब्लम या कफ की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा आपका? सेकंड। सूट होता है जमा हुआ धुआं, वो जो चिमनियों में जमा हुआ धुआं जम जाता है, जिसके कारण उसको कफ की प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अपने जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 67। आई थिंक आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा सभी को, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 67? अ मैन, देखो क्या कह रहा है वो, अ मैन विद ब्लड ग्रुप ओ, एक आदमी है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है, शादी करता है, मैरिज अ वुमेन विद ब्लड ग्रुप ए। किससे शादी करता है? जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। द चांसेस ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड, जो उनका बेबी होगा, फर्स्ट चाइल्ड होगा, उसका ब्लड ग्रुप क्या होने के चांस है, ठीक है। हैविंग ब्लड ग्रुप ओ, तो वो कहते हैं क्या उसका जो बेबी होगा उसका ग्रुप ए ओ होगा? इसमें क्या सच है? 50-50% चांस है, 100% ऐसा नहीं है। उसकी माँ का यानी कि ए भी आ सकता है, तो ये गलत है। 25 नहीं है, 75 भी नहीं। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 50% पेरेंट्स के ग्रुप मैच कर सकते हैं, उसके फादर के भी आ सकते हैं और उसके मदर का भी उसको मिल सकता है, तो ठीक है। ये ब्लड ग्रुप से आपका दे रखा है क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 50-50% चांस होते हैं उसके ओ ग्रुप होने के लिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। किसकी? 68 की। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है आपका? अ डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग और इवापोरेशन। देखिए, वाष्पीकरण और क्वथनांक, यानी कि क्वथनांक के लिए हमें एक टेम्परेचर की जरूरत होती है 100 डिग्री सेल्सियस। किसकी होती है? 100 डिग्री सेल्सियस की, ठीक है। इवापोरेशन स्लो या फास्ट वो होता रहता है, उसके लिए कोई भी ऐसे टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है। बॉइलिंग कॉज अ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर वाइल इवापोरेशन डज नॉट, नहीं, ये आपका ऑप्शन नहीं है। इवापोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर वाइल बॉइलिंग कैन नॉट, बॉइलिंग के लिए हमें टेम्परेचर की जरूरत है, मैंने अभी बताया, और इवापोरेशन आपका वाष्पीकरण होता रहता है, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बॉइलिंग कोज रिडक्शन इफ वॉल्यूम, नहीं, वॉल्यूम की बात नहीं हो रही है ये। चेंजिंग ऑफ बॉइलिंग लिक्विड इनटू अ वेपर कैन बी सीन इन द इवापोरेशन, नहीं, ये भी आपका गलत है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें बॉयल करने के लिए एक टेम्परेचर की जरूरत होती है और वाष्पीकरण करने के लिए नहीं होती, तो इसका सेकंड आंसर बिल्कुल सही होगा, क्वेश्चन नंबर 68। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। आई थिंक आपको मेरी आवाज और स्क्रीन बिल्कुल सही दिख रही होगी। चलिए, आप डेली एक पेपर करिए, सिलेबस करिए साथ साथ, आपका सीटेट अच्छे नंबर से पास होगा डेफिनेटली, ठीक है। आपको पेशेंस के साथ पढ़ना है, जो भी पढ़ना है थोड़ा सा डीप पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये? फार्मर की बात कर रहा है। अ फार्मर wanted to separate the grains from the chaff। देखो, दाने को भूसे से अलग करना चाहता है कौन? फार्मर। दिस कैन बी अचीव बाय द प्रोसेस कॉल। दाने को भूसे से अलग वो कैसे करेगा? थ्रेशिंग चलाकर, बिल्कुल सही बात है। विनोइंग होती है, अलग करके खरपतवार जो छोटे छोटे उगाते हैं वो विनोइंग होती है। हार्वेस्टिंग, नहीं, हार्वेस्टिंग के द्वारा नहीं। हैंड पिकिंग यानी कि हाथ के द्वारा उखाड़ के, नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। थ्रेशिंग चलाकर वो दाने को शेफ से अलग कर देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। आपके 10 क्वेश्चन हो गए हैं, होने जा रहे हैं, मतलब 10वां क्वेश्चन चल रहा है ये आपका क्वेश्चन नंबर 70। जो आपका 61 से 90 का क्वेश्चन होता है वो आपका ईवीएस का होता है। जब आप ओएमआर शीट भरें तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। बच्चे बहुत ज्यादा ओएमआर में गलती करते हैं, अपने 10-10 क्वेश्चन या अपना पूरा एक क्वेश्चन करके साथ साथ आप उसमें फिल करिए अपनी ओएमआर शीट को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन रूरल एरियाज, जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारे, इन रूरल एरियाज काउ डग इज यूज टू कोट। जो गोबर है गाय का, इस किस लिए यूज किया था? कोट किया जाता है फ्लोर्स पे, वॉल्स पे, क्यों किया जाता है? ठीक है, कि मतलब गाय का गोबर जो है
क्यों लीपा जाता है हमारे फर्श पे, फ्लोर्स पे और अपनी दीवारों पर, क्यों किया जाता है ऐसा? मेक देम स्मूथ एंड क्लीन, नहीं उसको स्मूथ और क्लीन बनाने के लिए, क्लीन बनाने के लिए तो किया जाता है, बट स्मूथ चिकना बनाने के लिए और ऑप्शन पढ़ लेते हैं, गलत नहीं है बट और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मेक देम रफ टू इंक्रीज फ्रिक्शन, नहीं उसको रफ ताकि घर्षण बना रहे, नहीं। गिव अ नेचुरल कलर, गलत नहीं है बट सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता। कीप द इंसेक्ट्स, यस, कीड़े मकोड़ों को दूर रखने के लिए, अवे करने के लिए। देखो गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर इसलिए लीपा जाता है ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं ठंडा रहे और कीड़े मकोड़े दूर रहे, ठीक है। राजस्थान साइड आपका घरों को लीपा जाता है ताकि ठंडक भी रहे और कीड़ों को दूर रखे, ठीक है। ए ऑप्शन भी गलत नहीं है बट ज्यादा अगर क्लियर बात करें, साइंटिफिक बात करें तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अगर फोर्थ नहीं होता आपका तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी कौन सा है? फोर्थ नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। अच्छा लंबा क्वेश्चन है आपका, देखते हैं क्या है। मीरा एंड दिव्या, किसकी बात कर रहे हैं? दो बच्चियों की बात हो रही है यहाँ पर, मीरा और दिव्या, ठीक है। क्या है? मीरा एंड दिव्या आर यंग गर्ल्स। मीरा लाइक टू ईट समोसास, मीरा क्या खाना पसंद करती है? समोसास, कटलेट्स एंड ब्रेड। क्या खाती है? समोसास, कटलेट्स एंड ब्रेड। एंड दिव्या ऑन द अदर हैंड टेक इन अ आयरन डेफिशिएंसी डाइट। जो दिव्या है उसे क्या है? आयरन डेफिशिएंसी। देखिए ये अनीमिया की बात कर रहा है, ये चैप्टर भी है आपका। क्वेश्चन ऐसे आएगा, नहीं तो क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी बता देती हूँ, पहले इसको पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स आर मीरा एंड दिव्या, वो कौन सी बीमारी से ग्रसित है? कौन? मीरा और दिव्या। किसकी बात कर रहा है? मीरा और दिव्या। अनीमिया तो है, अनीमिया क्या होता है पहले तो सुनो इस चीज को। अनीमिया जब ब्लड की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो हमें कौन सा रोग होता है? अनीमिया हो जाता है। एक नॉर्मल जो अनीमिया है वो होता है आपका 12 डेल के आसपास। अगर 12 डेल से नीचे यूनिट पाई जाती है तो आपका अनीमिया होता है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है? या तो ये आएगा कि अनीमिया किसे कहते हैं, या क्वेश्चन आ सकता है आपका अनीमिया को दूर करने के उपाय, वो भी आगे बात कर लेते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो सफर फ्रॉम कौन सी बीमारी से? अनीमिया तो है। नाइट ब्लाइंडनेस नहीं, लाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी के कारण नाइट रतौंधी हो जाता है रोग, नहीं ये गलत हो गया आपका। ओबेसिटी एंड अनीमिया, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, क्योंकि जो वो खा रही है, कौन? मीरा, समोसास कटलेट्स, वो उसको क्या कर रहे हैं? मोटापा दे रहे हैं, तो उनको ओबेसिटी की है और अनीमिया की प्रॉब्लम है। तो मोटापा और अनीमिया इज द करेक्ट आंसर। ओबेसिटी एंड नहीं, स्कर्वी नहीं है, स्कर्वी एंड द अनीमिया नहीं, स्कर्वी एंड द अनीमिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। उनको बीमारी है, एक को ब्लड की कमी की और दूसरी को मोटापे की। अब बात कर लेते हैं अनीमिया को दूर करने के उपाय, ये भी क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? आंवला, क्या क्या खाना चाहिए दूर करने के लिए? गुड़ यानी कि जैगरी आपका, और ग्रीन लीव्स, हरे पत्तेदार सब्जियां। पालक आ जाए, पालक लिख लेना इसकी जगह, ठीक है। पालक भी में भी होता है आपका, और हरे पत्तेदार सब्जियां आ जाए तो वो भी ठीक होगा। ज्यादातर पेपर में आपसे हरे पत्तेदार सब्जियां आपका ऑप्शन में होता है। गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां खाने से आपका अनीमिया रोग दूर होता है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आपका। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सेकंड। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। विटामिन की बात करेगी, देखिए उसी चैप्टर से है, ये भी सेम क्वेश्चन, एक ही चैप्टर से लगातार दो दो तीन तीन क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। 72 क्या कह रहा है? विटामिन आर सब्सटेंस, विटामिन का क्या काम होता है? रिक्वायर एज मेडिसिन टू मेक एज अ हेल्थी, मेडिसिन का काम करता है, दवाइयों का। सिंपल सी बात समझ लो, विटामिन का काम है हमारे शरीर से रोगों को दूर रखना, रोगों से रक्षा करना या दूर रखना। विटामिन का काम है ये, कोई ऐसा नहीं है कि मिनरल्स दे रहा है या प्रोटीन दे रहा है, नहीं, विटामिन का काम है हमारे शरीर को डिजीज से दूर रखना। रिक्वायर्ड टू मेडिसिन दैट बिल्ड मसल्स, टू के मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी इन प्रिवेंट डेफिशिएंसी डिजीज, बिल्कुल ठीक बात है। दैट इंक्रीज आवर मेटाबॉलिक रेट, नहीं, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट, कि वो हमारे शरीरों में रोगों को बचाता है। विटामिन का काम है हमारे शरीर से रोगों को दूर रखना।
ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चिपको मूवमेंट से बात हो रही है, ये भी आपका एनसीईआरटी में चैप्टर दे रखा है, बताती हूँ इसके बारे में भी। देखिए एनसीईआरटी में एक चैप्टर है आपका अमृता की कहानी, ठीक है। उसमें जो वो अमृता है, वो खेजड़ी के जो पेड़ हैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। खेजड़ी के पेड़ राजस्थान में पाए जाते हैं, क्वेश्चन भी आपका आता है। इनकी खास बात ये है कि इनमें कभी भी कीड़ा नहीं लगता, ठीक है। तो जो अमृता की कहानी है वो राजस्थान के गांव की है। खेजड़ीली गांव है राजस्थान का, जहां पर खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ हैं। तो वहां का जो एक राजा होता है वो अपने एक सेवक को भेजता है, जाओ उसकी लकड़ी लेकर आओ, क्योंकि उसकी लकड़ी बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। लेकिन जब वो वहां जाता है तो वहां पर अमृता नाम की, ये लिखा हुआ ना अमृता देवी बिश्नोई, बिश्नोई वहां के लोगों को क्या बोलते हैं, बिश्नोई बोलते हैं। तो वो वहां के लोगों को जागरूक करती है और सभी उन पेड़ों को चिपक कर खड़े हो जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो है आपका एनसीईआरटी से, बट वहां पर एनसीईआरटी में ही बात करी गई है सबसे पहले जो चिपको मूवमेंट, इसमें क्या बात करेगी, चिपको मूवमेंट वाज स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप। इसके नेता कौन थे, लीडरशिप देखो। चिपको मूवमेंट जो है वो अमृता राजस्थान की जो थी उसने भी चिपक कर उनको पेड़ को बचाया था, लेकिन जो चिपको मूवमेंट की स्टार्ट है वो आपकी करी है सुंदरलाल भगवाना, ठीक है। सुंदरलाल जी ने करी है। सुंदरलाल जी टिहरी उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उत्तराखंड के ये रहने वाले हैं। इन्होंने हिमाचल जो ट्रीज हैं उनकी रक्षा के लिए कई सारे मूवमेंट जो है वो चलाए हैं, ठीक है। 9 जनवरी 1927 को इन्होंने चलाया था ये। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 74। रीना सेपरेटेड द गार्बेज फ्रॉम द हाउस इनटू टू पिल्स। देखो दो डस्टबिन है, एक में वो कौन सा कूड़ा डाल रही है, जिसमें है बनाना स्किन, वेजिटेबल्स पिल्स वगैरह, गीला कूड़ा, और एक में सूखा कूड़ा, जो कंपोस्ट हो सकते हैं और जो डिकम्पोज नहीं हो सकते, ठीक है। तो दो प्रकार का कूड़ा डाल रही है। उसका रखने का मेन मकसद क्या है, क्यों रख रही है वो। पहला ही ऑप्शन दे रखा है कैन बी डिकम्पोज और कैन बी, ठीक है। पहला ही ऑप्शन इज द करेक्ट। कैन बी रिसाइकल, कैन नॉट बी रिसाइकल, नहीं, ये आपका आंसर नहीं होगा। आर हाउस होल्ड इंडिविजुअल वेस्ट, अलग अलग कर रही है घर के कूड़े को, नहीं, उसका जो मेन मकसद है वो डिकम्पोज करना और डिकम्पोज नहीं होने वाले जो गार्बेज है उनको सेपरेट करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 75। देखिए आई थिंक विजिबल होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, एन इग्रिड बर्ड इज ऑफन सीन एंड द बफेलो बैक, ठीक है। क्या कह रहा है, बगुला, किसकी बात कर रहा है, बगुले की बात कर रहा है। बगुला जो है वो बफेलो की पीठ पर क्यों बैठता है, बगुला जो है बफेलो की पीठ पर क्यों बैठता है, क्या रीजन है। लव्स टू सिंग वाइल सिटिंग ऑन द बफेलो बैक, नहीं उसको गाना गाना पसंद है, नहीं भाई उसको कोई गाना गाना पसंद नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी पढ़ लेते हैं, आगे देखते हैं। रीसेट्स आफ्टर द फ्लाइंग, वो रेस्ट करता है उड़ने के बाद उसकी पीठ पर बैठ के, नहीं भाई ये भी नहीं है, ये कोई रीजन नहीं हुआ। फीड्स ऑन द पैरासाइट्स, वो उसका सहजीवी है, ठीक है। कौन, बगुला जो है वो भैंस की पीठ पे इसलिए बैठता है ताकि जो उसकी पीठ पर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हों उसको वो खाकर अपना पेट भर सके, ठीक है। ये कुछ जानवर या कुछ हमारे जो बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ऐसे होते हैं जो दूसरों के भला करने के लिए अपना पेट भरते हैं, दूसरों को नुकसान दिए बिना। तो ये इससे क्या हो रहा है, भैंस की भी मदद हो रही है और उसका पेट भी भरा जा रहा है, ठीक है। ये तो पैरासाइट्स है, कौन, बगुला बफेलो। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ भी देख लेते हैं, फीड्स ऑन इंसेक्ट प्रेजेंट इन द ग्रास, नहीं, जो ग्रास में इंसेक्ट्स है, कीड़े मकोड़े, वो खा रहा है उसकी, नहीं, वो उसकी मदद कर रहा है, उसके कीड़े मकोड़े खा के, ताकि अपना भी पेट भर जाए और उसकी भी मदद
हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, देख लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट द प्राइमरी लेवल। नॉट किसकी बात हो रही है यहाँ पर, नॉट की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो करेक्ट नहीं है अगर आप एक ईवीएस टीचिंग करा रहे हैं, तो ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो। arouse curiosity about the natural and social environment, engage in explorability। देखिए, कभी भी आप एक टीचर हो ईवीएस के, तो आपका काम क्या रहेगा कि बच्चों से हम ऑब्जर्वेशन करवाएं, बच्चे खुद करें, इन्वॉल्व होएं, कॉग्निटिव यानी कि उनकी संज्ञान, उनका दिमाग चले, और उनके साइकोमोटर स्किल्स भी काम करें। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका, आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, टू लोड, लोड डालना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक ईवीएस टीचर का काम नहीं है, नेगेटिव में पूछ रहा है। थोड़ा सा यहां पर ध्यान दे लेना, जो मैंने शुरू में नहीं दिया वो नहीं में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो एक टीचर का काम क्यूरियोसिटी बढ़ाना है, जिज्ञासा बढ़ाना है, बिल्कुल सही बात है। एंगेज रखना है, साइकोमोटर्स यूज करवाना है, कॉग्निटिव लेवल को बढ़ाना है, लेकिन लोड लर्नर्स पे डालना ये उसका काम नहीं है कि उस पे बाहर डाला जाए, बच्चे पे बाहर डाला जाए, उसकी असेसमेंट का डेफिनेशन, टर्म्स, तथ्य याद करवाना, परिभाषा याद कराना, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। इनका काम एक टीचर का नहीं होता। टीचर का काम है बच्चे को फैसिलिटेट करना ताकि वो अच्छे से आगे इस चीज को सीख पाए। तो थर्ड काम टीचर का नहीं है। आगे बढ़ लेते हैं। टू इंटरनेल्स द वैल्यूज ऑफ, वैल्यू सिखाना भी टीचर का काम है, बिल्कुल। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसने ऑप्शन में नहीं पूछ रखा है कौन सा काम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 77, द आइडिया ऑफ शोइंग अ सैंपल ऑफ रेलवे टिकट। एक टीचर है जो क्लास में रेलवे टिकट दिखा रही है, कौन सी क्लास में, ईवीएस की क्लास में। उसकी बुक्स में रेलवे टिकट है, दिखा रखी है एक चैप्टर में। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको नजर आएगा कि एक चैप्टर में आपको टिकट दिखा रखी है। तो क्यों दिखा रखी है टिकट, क्या रीजन है टिकट को दिखाने का। गिव द स्टूडेंट एन आइडिया ऑफ द रेल फेयर, रेल फेयर के बारे में बताना। आगे पढ़ लेते हैं। प्रोवाइड देम द नॉलेज ऑफ वेरियस एब्रीविएशन, एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में नॉलेज देना जो टिकट पे लिखी हुई है। इनहेंस द स्किल्स ऑफ स्टूडेंट टू अराइव द कंक्लूजन। आगे पढ़ लेते हैं। गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट, मैंने बात कही ना, अभी बताई मैंने आपको, बच्चे को मौके देना, इंटरेक्ट द रियल इंफॉर्मेशन, उनको क्या देना, रियल, उनको दैनिक जीवन से, उनकी डेली लाइफ से उनको जोड़ना, ताकि जो वो अपनी जिंदगी में देखते आ रहे हैं वहीं से उनको अपनी बुक में वो कनेक्शन कर सके। डेवलप द स्किल एंड ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्वेशन कर सके। ऑब्जर्वेशन आपका बहुत पॉजिटिव शब्द है, ईवीएस में आंसर ज्यादातर निकलते हैं। रियल लाइफ हो गया, डेली लाइफ हो गया, अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर देना। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सीड जर्मिनेशन। आपको भी याद होगा, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर कहती थी कि इन छुट्टियों में, हॉलीडे होमवर्क में, आप एक प्लांट को क्या एक्सेप्ट करना, उसमें वो ग्रो करना, और डेली उसकी डेवलपमेंट देखना कि वो कितना ग्रो हुआ है, और वो रिकॉर्ड करना और लेकर आना स्कूल में। ये सबका काम होता था। तो ऐसा क्यों दिया जाता है, सीड जर्मिनेशन कैन बी टॉट बाय बेस्ट, कैसे बेस्ट तरीके से पढ़ाया जाएगा, वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको बताया। Having germination seed the class and explaining the process of germination, सीधा टीचर बता दे भाई कैसे कैसे एक्सप्लेन कर दे कि कैसे कैसे बड़ा होता है। प्रेजेंटिंग द जर्मिनेशन स्टेज थ्रू द ड्राइंग एंड बोर्ड पे ड्रॉ कर दे, नहीं। आस्किंग द स्टूडेंट टू परफॉर्म एन एक्टिविटी सो सीड, ऑब्जर्व डिफरेंट स्टेज एंड ड्रॉ दैम, बिल्कुल सही बात है। शोइंग फोटोग्राफ दिखाना सही नहीं है कि हमने फोटोग्राफ दिखा दी उससे बच्चों को समझ में आएगा। तो इसका आंसर होगा थर्ड, आस्किंग द स्टूडेंट टू परफॉर्म एन एक्टिविटी द सो सीट, ऑब्जर्व डिफरेंट स्टेजेस के कैसे कैसे वो बड़ा है उसको देखना। तो आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 का आपका 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79,
देखिए ईवीएस के लिए आपको एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी आप पढ़िए, ईवीएस आपकी आराम से वहां से हो जाएगी। पेडागोजी के लिए आपको ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन which one of the following is not an object of including riddles and puzzles in EVS textbooks? Not, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि पहेलियां और पजल जो गेम होती है हमारी, उनको शामिल करने का इनमें से कौन सा कारण नहीं है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है वो? नहीं, नेगेटिव में पूछ रखा है उसने आंसर आपसे। टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है अगर आप पजल्स करते हैं, तो आप लॉजिकल थिंकिंग अपनी दिमाग लगाकर करते हैं, तो ये बिल्कुल सही होगा। ये इसका आंसर नहीं है, हमसे नहीं में पूछ रखा है उन्होंने, कौन सा? नॉट में पूछ रखा है। जाते के साथ ही क्वेश्चन पेपर पे जो क्वेश्चन नोट में हो आप पढ़ो, पहले उसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना ताकि आपका आंसर गलत ना हो। टू डेवलप रीजनिंग एबिलिटी भी बिल्कुल बढ़ाएंगे। टू कंफ्यूज करना बच्चे को, टू कंफ्यूज द माइंड ऑफ द स्टूडेंट एंड लेट देम द एंजॉय एंड कंफ्यूजन, नहीं, अपनी कंफ्यूजन को एंजॉय करो, ये बिल्कुल भी एक टीचर का काम नहीं है। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि बच्चे, मैं ऐसा काम दूं जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। तो 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसने आंसर आपसे नहीं में पूछ रखा है। आगे बढ़ लेते हैं। टू डेवलप क्यूरियोसिटी जिज्ञासा बढ़ाना तो एक टीचर का काम है ही। एबिलिटी टू थिंक, क्रिएटिविटी, बिल्कुल क्रिएटिवली वो कोई काम कर दे, ये तो टीचर का काम है। तो आपका आंसर होगा थर्ड, क्योंकि उसने आपसे आंसर किस में पूछ रखा है? नॉट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा है 80। कौन सा है? 80। आई थिंक आपको विजिबल होगा क्वेश्चन। चलिए, हमारे 10 क्वेश्चन रह गए हैं, 80 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 2011 का पेपर आज आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 2012 के दोनों जो आपके दो सेशन में हुए हैं, उसके बाद जैसे जैसे नेक्स्ट है, इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। चलिए 80 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। एज एन ईवीएस टीचर यू प्लान टू टेक द स्टूडेंट जू। आप ईवीएस की पर्यावरण अध्ययन की एक टीचर हैं और आप प्लान क्या कर रही हैं? बच्चों को कहाँ ले जाने के लिए? जू में ले जाने के लिए, चिड़ियाघर में ले जाने के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड यू नॉट अलाउ द स्टूडेंट्स टू अंडरटेक? आप कौन सी एक्टिविटी उन्हें नहीं करने के लिए कहेंगे? देखो कितने सारे क्वेश्चन आपके नेगेटिव में दे रखे, कौन सा आप उनको कहेंगे बेटा ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है? नॉट। कलेक्ट फोटोग्राफ्स ऑफ एनिमल्स, दे एक्सेप्ट द जू, सी, बिल्कुल उनको कहेंगे कि फोटोग्राफ ले लो, तो ये तो अच्छी बात है। टेक देयर ड्राइंग बुक्स, बिल्कुल कि अपनी बुक्स ले जाना, ड्राइंग बुक्स, ये भी कहेंगे। अलोंग विद देम ड्रॉ व्हाट दे सी इन द जू, आते बार वो टीचर उनको कह सकती है कि जो आपने देखा है बेटा बैठ के ड्रॉ करो, ये बिल्कुल कोई गलत काम नहीं है। टेक अलोंग लॉट्स ऑफ ईटेबल फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए खाना ले जाना वैसे भी अलाउड नहीं होता है, तो टीचर कभी भी नहीं कहेगी कि जानवरों के लिए खाना लेके जाना, जिससे उन्हें खुद भी खतरा हो सकता है बच्चों को, तो इस ये काम बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर यही सही होगा, क्योंकि उन्होंने आपसे नहीं में पूछ रखा है। ट्राई टू फाइंड आउट द फूड टेकन बाय द डिफरेंट, ये तो बिल्कुल बच्चे करेंगे ही कि एनिमल्स क्या क्या खाते हैं, वो उनके बारे में पता लगाएंगे, कौन सा एनिमल कौन सा भोजन पसंद करता है। ये आपका फूड थीम से है, आपकी ईवीएस की 6 थीम्स में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जो आपका जो सिलेबस है वो कौन सी कितनी थीम्स में डिसाइड किया गया है? 6 थीम्स में से, ठीक है। तो उसी एक थीम जो सेकंड नंबर थीम है आपकी फूड, वहां से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 आ गया आपका, ठीक है। क्या कह रहा है 81? एट द प्राइमरी स्टेज असेसमेंट शुड कंसिस्ट, जब छोटे बच्चों की प्राथमिक कक्षा की बात हो रही है यहाँ पर, कि अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो, असेसमेंट दे रहे हो, तो आपका काम क्या है? continues as unstructured teacher observation to be shared with learners and parents, बिल्कुल देखो कोई भी चीज आप छोटे लेवल पे जब आप दे रहे हो, प्राइमरी लेवल पे, तो आप फॉर्मल तरीके से असेस नहीं करोगे, उसका इवेल्युएशन जो है, उसका असेसमेंट, ताकि वो करे, ऑब्जर्वेशन करे, खुद करे। आप ऐसा काम दोगे जो उसने क्लास में सीखा है, असेसमेंट में भी उसी प्रकार का वो काम करे, लेकिन वो सेल्फ खुद करे, किसी की कोई नकल देख के ना करे, ठीक है। फॉर्मल टेस्ट एंड गेम्स डन एवरी वीक रिकॉर्डेड इन द रिपोर्ट कार्ड, फॉर्मल टेस्ट लिए जाएंगे, मैंने अभी कहा ना कोई भी चीज फॉर्मल नहीं होगी, ठीक है। हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जाम एंड ऑफ द ईयर
एंड ऑफ द ईयर बाद में सबसे लास्ट में उसके एग्जाम लिए जाएं और उससे उसको असेस किया जाए, बिल्कुल भी नहीं। होम असेसमेंट एंड क्लास असेसमेंट एवरी वीक टू रेट यंग लर्नर्स अंडर द कैटेगरीज ऑफ पास और फेल, नहीं, लास्ट में नहीं देना कि कौन सा पास हुआ है कौन सा फेल है, ये तो वैसे ही गलत है, ग्रेड देने चाहिए, पास फेल का नहीं। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। अनस्ट्रक्चर जो है वो टीचर तैयार करेगी और उसके पेरेंट्स से और लर्नर से उसके बारे में बात करेगी। तो ए इज द करेक्ट आंसर आपका। 81 का कौन सा सही होगा? ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 82 की तरफ। देखिए डेली अगर आपके 10 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, 30 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, 10 नहीं, ठीक है, 30 क्वेश्चन भी अगर आपके हो जाते हैं तो जब तक आपका पेपर आएगा आप ऑलमोस्ट इतने क्वेश्चन से निकल जाओगे कि क्योंकि क्वेश्चन वो कितने बना लेगा, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके, ऑप्शन चेंज करके, क्वेश्चन सारे ही वही रहेंगे आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल एक्सपेरिमेंट एंड डेमोस्ट्रेशन कैन बी परफॉर्म इन ईवीएस क्लास। अगर ईवीएस की क्लास में एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं, डेमोस्ट्रेशन यानी कि टीचर डेमोस्ट्रेट करके दिखा रही है, क्यों? टू अनेबल चिल्ड्रन टू लर्न देयर ऑन एंड शार्पन देयर ऑब्जर्वेशन स्किल्स, बिल्कुल ठीक बात है कि वो खुद उस चीज से सीखे, ऑब्जर्व करें। आगे भी पढ़ लेते हैं। टू फॉलो व्हाट इज बीइंग डन इन द सीनियर क्लास, नहीं, वो आगे जाके क्या सीखेंगे सीनियर क्लासेस में, इस चीज को फॉलो, नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। टू डिस्कस आइडियाज, रिकॉर्ड, एनालाइज ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन रेज बाय द स्टूडेंट, नहीं, रेज बाय द स्टूडेंट नहीं। सिंपल एक्सपेरिमेंट एंड डेमोस्ट्रेशन इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे की जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है वो अच्छी हो, तो ए में ही ऑब्जर्वेशन की बात करी गई है। टू कंट्रोल द स्टूडेंट, कंट्रोल नहीं करना उसको डिसिप्लिन के लिए, बिल्कुल भी नहीं, इसका काम ये नहीं है। तो इसका जो काम है सिंपल एक्सपेरिमेंट जो करे जाते हैं, डेमोस्ट्रेशन जो दिया जाता है ताकि बच्चे की ऑब्जर्वेशन पावर बढ़े, स्किल बढ़े। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, आंसर नंबर ए इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 किसकी बात कर लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 83 की, आई थिंक आपको विजिबल हो रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर दोबारा से असेसमेंट के ऊपर बात करेंगे। इवेल्युएशन असेसमेंट से क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट असाइनमेंट इज करेक्ट, असाइनमेंट के बारे में इसमें से कौन सी जो आपका ऑप्शन है वो ठीक है? आप भी थोड़ा सा पढ़िए और ट्राई करिए इसका कौन सा आंसर हो सकता है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? असाइनमेंट नीड टू बी गिवन एज अ क्लास वर्क फॉलो बाय होमवर्क एवरी डे, प्रोवाइड वेराइटी एंड प्रैक्टिस, नहीं, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। असाइनमेंट शुड बी द ओनली मेथड ऑफ असेसमेंट करने का, असेसमेंट करने का ओनली मेथड तो ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। असाइनमेंट नीड टू गिवन द क्लास वर्क फॉलो बाय द होमवर्क, होमवर्क में हमेशा ऐसा काम देना चाहिए जो क्रिएटिव हो, स्कूल का काम एज इट इज आप होमवर्क में नहीं दे सकते, ठीक है। असेसमेंट असाइनमेंट प्रोवाइड लर्नर एंड अपॉर्चुनिटी, ये देखो यहाँ पर भी फिर से अपॉर्चुनिटी की बात करी गई है। अपॉर्चुनिटी को बोलते हैं अवसर, जो बिल्कुल बढ़िया शब्द है, रामबाण शब्द है आपका ईवीएस पेपर सीटेड 1 के लिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, कंस्ट्रक्ट देयर ओन आइडियाज एंड, जो उनके खुद के आइडियाज है उनके बारे में वो ऑब्जर्व करे और उस चीज से सीखे, बिल्कुल सही बात कह रहा है। असाइनमेंट का काम ही यही है, ठीक है। असेसमेंट जो आपको दी जाती है असाइनमेंट के रूप में, उसका काम ही यही है। असेसमेंट कैन बी डन बाय पेरेंट्स, नहीं, पेरेंट्स के द्वारा वो डन किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ना ब्रदर ना सिस्टर, वो उसको खुद करना है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 हमारा हो गया है, जिसका आंसर है क्या है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 80, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका है 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है? 84, द स्किल्स रिक्वायर्ड टू रीड अ मैप, जब आप मैप के बारे में बच्चे को पढ़ा रहे हो, ठीक है, किसकी नॉलेज दे रहे हो? मानचित्र की दे रहे हो, मैप की नॉलेज दे रहे हो, तो उसके पीछे का क्या कारण है, क्या आप करना चाहते हो? ठीक है। एक्सलेंट ड्राइंग, ताकि बच्चे की ड्राइंग अच्छी हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। एबिलिटी टू यूज कैलकुलेशन एंड स्केच पोजीशन और ग्लोब, नहीं, ग्लोब के ऊपर स्केच करना उसको आ जाए, बिल्कुल भी नहीं।
एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स टू ड्रॉ आउट द एक्सप्रेसिव एबिलिटी, नहीं, कम्युनिकेशन की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही। हमें सिंपल सिंपल सी बात है, हम मैप को क्यों सिखाते हैं? बच्चों को प्लेस की डायरेक्शन, डिस्टेंस के बारे में बताने के लिए। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेस, देखिए ये लिखा, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। हम मैप पढ़ाते ही इसलिए हैं ताकि बच्चे को इसकी स्थानों की जगह यानी कि पता चल जाए कि कौन सा स्थान कहाँ है, उसका डिस्टेंस, एक स्थान से दूसरा स्थान कितना दूर है, ठीक है, और उसका डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में है, ये पता चल जाए। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, 84 का आपका होगा फोर्थ। नेक्स्ट बढ़ते हैं 85। विजिबल होगा आई थिंक आपको। चलिए, क्या कह रहा है? द यूज ऑफ पोयम एंड स्टोरी। देखिए, पोयम और जो स्टोरी है वो पढ़ाने का क्या मकसद है? सिंपल सी बात है, बच्चे की इमेजिनेशन बढ़ाना। हम पोयम को, स्टोरी को, ताकि बच्चे में इंटरेस्ट बना रहे और उसकी इमेजिनेशन, इमेजिनेशन बहुत बड़ा शब्द है, उसकी कल्पना शक्ति का विकास करना। पढ़ लेते हैं। द यूज ऑफ पोयम एंड स्टोरी टेलिंग टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट इन ईवीएस क्लास हेल्प। देखिए क्या काम कर रहा है पोयम एंड स्टोरी, ठीक है, ईवीएस क्लास में। मेक द लेसन इंजॉयबल एंड इंटरेस्टिंग। देखिए इंटरेस्टिंग तो बनाता है बट इंजॉयबल यहाँ पर ठीक नहीं है। आगे पढ़ लेते हैं। प्रमोट द एबिलिटी टू इमेजिन एंड एक्सप्लोर द नेचर ऑफ द वर्ल्ड इज लोकल एंड ग्लोबल लेवल पे। बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। आगे पढ़ लेते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा शब्द है, इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना। टेक केयर ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। नहीं, पोएम पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने कल्चर की, अपने लैंग्वेज की ध्यान रखवा रहे हैं बच्चों से, ठीक है। चैनलाइज करना बच्चों को, कि उसकी एनर्जीज को, स्टूडेंट की एनर्जीज को, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन गलत है आपका। ऑप्शन नंबर बिल्कुल, जहां पर भी इमेजिनेशन पावर इंप्रूव हो रही है बच्चे की, एक्सप्लोर कर रहा है, ये वर्ड बिल्कुल ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 86 की बात हो रही है। टू मेक चिल्ड्रन अवेयर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स। ईंधन के बारे में बच्चों को बताना है भाई। अब टीचर क्या करेगा? क्या कह रहा है वो? कि फ्यूल्स के बारे में, ईंधन के बारे में बच्चों को बताना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, क्या करेगा? शो पिक्चर। पिक्चर को शो करके कह देगा भाई ये चार्ट है, इसको देख लो, ये इस प्रकार का ईंधन होता है, फ्यूल्स होता है। आगे पढ़ लेते हैं। आस्क चिल्ड्रन टू लिस्ट। लिस्ट में वो बच्चा सिर्फ 10 या 5 को ही जान पाएगा, वो भी गलत हो गया आपका। शो सम सैंपल ऑफ फ्यूल्स इन द क्लास। बस क्लास में सैंपल दिखाना डेंजर हो सकता है, कोई फ्यूल ऐसा हो जो बच्चों को नुकसान पहुंचाए, तो ये भी ठीक नहीं है। डिस्कस द चिल्ड्रन अबाउट पॉसिबल काइंड्स ऑफ फ्यूल्स दैट कैन बी यूज इन कुकिंग। वो जो अपने घर में देख रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करें अलोंग विद द शॉर्ट फिल्म, और उसको शॉर्ट फिल्म भी दिखा सकते हैं डिस्कशन के साथ साथ। बिल्कुल सही बात है। छोटे लेवल पे हम बच्चों को ईंधनों के बारे में जब पढ़ाते हैं, उनको फिल्म दिखाकर और जो भी घर में उन्होंने देखा होता है उसके बारे में बताकर हम पढ़ा सकते हैं। तो 86 का आपका 4 इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। 87 क्वेश्चन आई थिंक विजिबल होगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है? गिविंग importance to individual experience of children in EVS class will benefit the teacher. गिविंग इंपॉर्टेंस एंड इंडिविजुअल डिफरेंस की बात कर रहा है। देखिए हर एक बच्चे में अलग अलग क्षमता होती है, ठीक है। टू नो द यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन, हमें ये जानना है कि उसमें अलग क्या है एक बच्चे में, जानने के लिए नहीं। टू हेल्प एंड इम्प्रूव द लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द चिल्ड्रन, उस बच्चे की इम्प्रूव करने के लिए लैंग्वेज को और उसकी कम्युनिकेशन स्किल को जानने के लिए हमें इंडिविजुअल जानना होता है। और पढ़ लेते हैं। टू कैन नॉट द सब्जेक्ट टू कनेक्टेड सॉरी टू कनेक्टेड द सब्जेक्ट टू द लर्नर्स एक्सपेरिमेंटल वर्ड टू प्रमोट रिफ्लेक्शन एंड लर्निंग। बिल्कुल हमें कनेक्ट करना है उसको, कैसे? उसकी जो लाइफ है, वो जो पढ़ रहा है, उसकी जो लर्निंग है उसके साथ, एक्सपेरिमेंटल के साथ। तो ये जो इसका है थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। आगे भी पढ़ लेते हैं। टू सेव फॉर एनर्जी, एनर्जी को सेव करना कोई भी ऐसा मोटिव नहीं होता है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंट जानने से पता चलता है कि बच्चा जो है, जो लर्नर है, उसकी जो लर्निंग है वो टीचर उसको कैसे इन्हांस कर सकती है, कैसे बढ़ा सकती है। देखिए एक ही क्लास में एक बच्चा बैठा है जो आपका प्रतिभाशाली बच्चा है, इंटेलिजेंट भी है, एक है जो क्रिएटिव बालक है, ठीक है, क्रिएटिव चाइल्ड है,
जो आपका गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है, प्रतिभाशाली है, वो अपनी हर फील्ड में तेज होगा, वो अपना काम 5 मिनट में 10 मिनट में करके ले आएगा। लेकिन जो बच्चा आपका स्लो लर्नर है उसको टाइम लगेगा। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस टीचर को देखना पड़ेगा और वो जानना पड़ेगा कि हम उसको कैसे कैसे प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 आई थिंक आपको विजिबल होगा। ठीक है, क्या कह रहा है ये, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। Which of the following represent one of the objective of teaching EVS at primary level? Which of the following represent one of the objective? EVS पढ़ाने के छोटे लेवल पे, आपके प्राथमिक लेवल पे क्या उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं? टू मेक लर्नर्स अवेयर ऑफ टेक्निकल टर्म्स एंड, मैंने आपको बताया था जो ये तथ्य होते हैं हमारे, परिभाषा होती हैं, ये गलत होती हैं, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। ठीक है, इन पे इनको देखते के साथ ही बड़ा नो लगा देना अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछ रखा है तो। टू एसेस टेक्निकल टर्म्स, फिर टेक्निकल टर्म्स की बात होगी, गलत हो गया। टू इन्फॉर्म द लर्नर्स अबाउट बुक्स दे शुड रीड, एक्सपेंड देयर नॉलेज, टू कनेक्ट द एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर्स इन स्कूल विद आउटसाइड। बिल्कुल, बच्चों को उनकी बाहर की दुनिया से जोड़ना, कनेक्ट करना, एक उनके एक्सपीरियंस जो उन्होंने बाहर से सीखे हैं। ईवीएस को लाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि बाहर की दुनिया से बच्चे को कनेक्ट करना, क्या उसने अपने घर में अपने आसपास माहौल में सीखा है वैसे ही उसको पढ़ाई में आगे यूज करना। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। आई थिंक विजिबल होगा अभी आपको। ठीक है, अ स्कूल प्लान अ एजुकेशनल ट्रिप फॉर क्लास 5th। स्कूल क्या प्लान कर रहा है, एजुकेशनल ट्रिप, यानी बच्चों को भ्रमण पे लेके जा रहा है क्लास 5th को। अपना दिमाग वहां पे लगाना, क्लास 5th की बात हो रही है। स्टूडेंट टू राजस्थान, व्हाट वुड बी योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द चिल्ड्रन ड्यूरिंग द विजिट? आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हो बच्चे इस वेकेशन, इस जो टूर है उस पे क्या करेंगे? दे शुड इंजॉय देमसेल्फ, इंजॉय करें, इंजॉय करना बिल्कुल गलत हो गया ये। दे शुड ऑब्जर्व कीनली, मेक नोट, शेयर एंड देयर ऑब्जर्वेशन विद देयर स्टूडेंट्स एंड द टीचर। देखिए, जब भी कोई टीचर जो है वो बच्चे को जब टूर पे लेके जाती है तो उसका जो काम है वो मैंने आपको बताया ना, पर्यावरण अध्ययन में मेन काम है ऑब्जर्वेशन का। दे शुड ऑब्जर्व कीनली, ऑब्जर्व करें, मेक नोट्स बनाएं और शेयर देयर ऑब्जर्वेशन विद अदर स्टूडेंट, ताकि और जो बच्चे हैं वो भी उनसे सीखे। दे शुड नोट डाउन देयर क्वेश्चन, इफ नहीं, क्वेश्चन को नोट डाउन करना बिल्कुल सही नहीं है। दे शुड ऑब्जर्व एवरीथिंग विदाउट आस्किंग क्वेश्चन अबाउट, कोई भी क्वेश्चन ना पूछे, खुद को सारा काम करे। ये आंसर आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट, क्योंकि उसमें ऑब्जर्वेशन खुद करेगा बच्चा और जो बच्चों को दिक्कत है, प्रॉब्लम है, उनके साथ शेयर भी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90। आई होप आपका जो 2011 का पेपर है ये बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। आफ्टर द लंच ब्रेक, देखिए लंच ब्रेक हो चुका है बच्चों का। आफ्टर द लंच ब्रेक व्हाइल टीचिंग ईवीएस, अब ब्रेक के बाद किसका पीरियड है, ईवीएस का। यू फाइंड दैट स्टूडेंट आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, नहीं ले रहे हैं, बातों में लगे हुए हैं। ठीक है, इन द लेसन व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे बच्चों का इंटरेस्ट बनाने में? यूज ऑडियो विजुअल एड्स बेस्ड मल्टीपल इंटेलिजेंट टू मेक देयर लेसन इंटरेस्टिंग। बिल्कुल सही बात है, हम ऐसी कुछ वीडियो दिखा सकते हैं उनको ताकि उनका जो इंटरेस्ट है वो बन जाए। चेंज द टॉपिक, नहीं भाई हम टॉपिक चेंज कब तक करते रहेंगे, है ना। टेक द चिल्ड्रन आउट टू प्ले ग्राउंड, चलो बच्चों बाहर खेलते हैं, छोड़ो पढ़ाई, नहीं, कोई स्पोर्ट्स का पीरियड नहीं है, ये ईवीएस की क्लास है। आस्क देम टू पुट देयर हैंड्स डाउन एंड डेस्क रिलैक्स, अपना सर नीचे करके डेस्क पे बैठ जाओ, ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है। बच्चों को एक फिल्म दिखा देंगे, ऑडियो विजुअल कुछ दिखा देंगे, शॉर्ट मूवीज दिखा देंगे जिससे उनका इंटरेस्ट बना रहे। तो ए इज द करेक्ट आंसर। पेपर आपका 2011 का सॉल्व हुआ है। ठीक है, आई थिंक आपका पूरा जो पेपर है 30 क्वेश्चन है ये आपके हो चुके हैं आज। अब आपने नेक्स्ट पेपर हम करेंगे आपका 2012 का। इसी तरीके से डेली आप बने रहिए, कोई भी क्वेरी आती है आप नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये पूरा पेपर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है,
चलिए, आज आपका 2011 का पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में 2012 के पेपर करेंगे। आप अपनी तैयारी करते रहिए, एनसीईआरटी डीपली पढ़ते रहिए, ठीक है, और न्यू लक्ष्य अकेडमी के साथ जुड़े रहिए, और आगे आपको इसी तरीके से प्रीवियस ईयर मिलते रहेंगे सभी सब्जेक्ट के। थैंक यू सो मच।